मुत्तू केरल में कांच व्यापारी था। कोलम में उसकी फैक्ट्री थी जिसमें छोटी बड़ी सभी चीज बना करती थी। मुत्तू का घर छोटा लेकिन सुंदर था। मुत्तू के घर हर सोमवार को एक भिखारी आता था। मुत्तू उसे गर्मा गर्म खाना खिलाता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। साई इतना कीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मुत्तू बाबू, खाने के स्वाद की तो बात ही क्या करना, आपके द्वारा दिया गया भोजन तो मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है और प्रसाद तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। जब भिखारी चला गया तो मुत्तू की पत्नी किच्चू से बोली, तुम क्यों इस भिखारी को ताजा खाना खिलाते हो? 2-4 रुपए देकर विदा कर दिया करो। ये गरीब तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। कभी मैं भी बहुत गरीब था, तब भी इस आदमी को कैंटीन से कुछ न कुछ खिलाता था। मैंने इसे दद्दू कहना शुरू कर दिया। उसी पुराने समय से ही मेरा और दद्दू का रिश्ता है। पापा जल्दी चलिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ और आप फैक्ट्री के लिए। मुत्तू जब फैक्ट्री में पहुँचा तो रूहानी नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। नमस्कार साहब, मेरा नाम रूहानी है। कई साल पहले मैं मिस्र में काम करने गया था। मेरी बेटी उस समय 6 साल की थी। मैं अक्सर उसे पिरामिड घुमाने ले जाता था। फिर मैं भारत लौट आया। अब मेरी बेटी 12 साल की हो गई है। वो अपने जन्मदिन पर कांच के पिरामिड की मांग कर रही है। मैं कांच के 5 पिरामिड बनवाना चाहता हूँ, छोटे छोटे। बन जाएंगे। आप पारदर्शी कांच चाहते हैं या रंगीन कांच? रंगीन कांच के ज्यादा सुंदर लगेंगे। अगर एक छोटे मंदिर के साइज के पिरामिड बनाऊंगा तो 5 पिरामिडों का खर्च 15,000 रुपए आएगा जी। ठीक है, कल आपको मैं पैसे दे जाऊंगा। अगले दिन रूहानी को अपनी तनख्वाह मिलने वाली थी। वो अपने मालिक से 15,000 रुपए लेकर बस में बैठ गया। कुछ देर बाद बस ने उसे फैक्ट्री पर छोड़ दिया। रूहानी बहुत खुश होकर मुत्तू के पास पहुंचा और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन किसी ने उसकी जेब काट ली थी। मेरी जेब तो फटी हुई है। लगता है बस में किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मेरे पूरे महीने की कमाई थी साहब। अब मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? परेशान मत हो रूहानी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। मैं तुम्हें पिरामिड फ्री में बना कर दूंगा। बेटी को इस साल का तोहफा मेरी तरफ से। शुक्रिया साहब, आप काफी पढ़े लिखे होंगे, तभी आपने शीशे का इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। नहीं जी, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। ये कारोबार मैंने अपने व्यवहारिक ज्ञान के बल पर खड़ा किया जी। मुत्तू के घर के बगल में एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के मालिक रोहन गुप्ता थे। रोहन विदेश से पढ़ाई करके आए थे। उन्हें अपने पिता से शराब बनाने का कारोबार विरासत में मिला था। रोहन बेहद घमंडी था। वो सिर्फ पैसों का सम्मान करता था। डार्लिंग, मुझे एक नई कार खरीदनी है। 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ना। तेरे पास पैसों की कमी है क्या, जो तुम सिर्फ 20 लाख की कार खरीदोगी? कम से कम 50 लाख वाली कार खरीदना। कौशल सोकर उठा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं उठा है। कल रात 2 बजे तक वीडियो गेम खेल रहा था। रोहन का बेटा कौशल 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठता था। वो अक्सर स्कूल की छुट्टी करता। शाम को कौशल पार्क में अपने दोस्तों के साथ बातें करने जाता। उसे पार्क में मुत्तू का बेटा रमन मिलता। रमन रस्सी कूदता था। देखो दोस्तों, रमन कैसे लड़कियों की तरह रस्सी कूद रहा है। इसका नाम रमन नहीं रश्मि होना चाहिए था। मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। तेरी तरह आवारा नहीं बनना चाहता, इसलिए रस्सी कूद रहा हूँ।
अपनी औकात में रहकर बात कर रमन, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। किसी की औकात इस बात से नापी जाती है कि वो खुद क्या है, ना कि उसके बाप और दादा क्या हैं। कौशल जब घर पहुंचा तो उसका मुंह फूला हुआ था। पापा, रमन ने आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की है और आपकी भी। वो कह रहा था कि मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है। उस गरीब की इतनी हिम्मत, हमारे बंगले के सामने उस मुत्तू का घर चूहे जैसा है। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि उसको मेरे बंगले के बगल में जमीन मिल कैसे गई। रोहन रात में मुत्तू के घर पहुंचा। दरवाजा खोलो मुत्तू, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोहन भाई, इतनी रात को क्या हुआ? तुम्हारा लड़का बहुत बदतमीज है, उसने मेरे बेटे को आवारा कहा। अंकल, शुरुआत कौशल ने की थी। बड़े लोगों की बातों को थोड़ा सहन करने की आदत डालो। मेरी बहुत जान पहचान है, मुझसे पंगा लोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। अपना गुस्सा निकालकर रोहन चला गया। पापा, आपने रोहन अंकल से कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, रोहन दौलत के नशे में है, उसे होश नहीं कि वो क्या कह रहा है। किसी दिन उसका नशा उतरेगा तो उसे पछताना होगा। अगर आगे से कौशल कुछ कहता है तो तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना। रोहन अपनी फैक्ट्री में बनने वाली शराब को ज्यादा नशीला बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन केमिकल का प्रयोग करता था, लेकिन ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शराब जहरीली हो जाती है। रोहन की शराब से कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, इसलिए सरकार ने उसकी फैक्ट्री को सील कर दी और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। रोहन पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब क्या होगा रोहन? अगर तुमने जुर्माना नहीं चुकाया तो सरकार हमारा बंगला, कार और बाकी सारी प्रॉपर्टीज नीलाम कर देगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शराब तो मैं अभी भी बनाऊंगा, लेकिन सरकार को पता नहीं चलने दूंगा। रोहन कांच की बोतलें जिस आदमी से खरीदता था, उसने रोहन को बोतलें बेचने से इनकार कर दिया। शर्मा, 1000 बोतलें नए एड्रेस पर भेज दो। नहीं, तुमने जहरीली शराब बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं अब तुम्हारे लिए बोतलें नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, भाड़ में जाओ। रोहन मुत्तू के पास पहुंचा। क्या हुआ रोहन? क्या कौशल और रमन की फिर से लड़ाई हो गई? नहीं, उन सब छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। तुम्हारा कांच का कारोबार है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 1000 कांच की बोतलें बना दो। सरकार ने तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, फिर भी तुम अपना धंधा जारी रखना चाहते हो? उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें 2 गुनी रकम दूंगा। नहीं, कितनी भी रकम दो, मैं गैर कानूनी काम के जमेले में नहीं पड़ना चाहता। और अगर ये काम गैर कानूनी नहीं भी होता तो भी मैं शराब के लिए बोतल तो नहीं बनाता। मैं नशीली पदार्थों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ज्यादा नैतिकता मत छाड़ो। पैसा देखो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नहीं, मैं अपने उसूलों पर काम करता हूँ। रोहन ने और भी कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसके लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वही हुआ जिसका रोहन को डर था। रोहन की सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई। उसे एक किराए के छोटे से घर में शरण लेनी पड़ी। मुत्तू ने एक कार खरीद ली थी। वो ऑफिस से लौटकर जब घर पहुंचा तो हॉर्न बजाता ताकि उसकी पत्नी गेट खोलने के लिए आ जाए, लेकिन रोहन को लगता कि मुत्तू उसे चिढ़ाने के लिए हॉर्न बजा रहा है। 2 कौड़ी की कार खरीदकर मुत्तू मुझे उकसा रहा है। अगर पड़ोसी होने के नाते ये मेरे लिए बोतलें बना देता तो आज मुझे इस छोटे घर में नहीं रहना पड़ता। इसके पूरे परिवार को कार सहित समुद्र में डुबा दूंगा। एक दिन जब मुत्तू अपने परिवार के साथ कार में फिल्म देखने जा रहा था तो पीछे से एक बड़ी मशीन ने उसकी कार उठा ली और एक बड़े से ट्रक में डाल दी। मुत्तू, किच्चू और रमन ने खुद को बिल्कुल अंधेरे में पाया। ये क्या हो रहा है पापा? पता नहीं बेटा, शायद किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। एक आदमी मुत्तू के पास एक कागज लेकर आया। इस कागज पर लिखा है कि तुम अपना मकान और फैक्ट्री रोहन गुप्ता के नाम करके हमेशा के लिए धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो।
इस पर साइन करो, वरना तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। मुत्तू के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे कागज पर साइन करने पड़े। तब भी मुत्तू के परिवार को छोड़ा नहीं गया और बीच समुद्र में फेंकवा दिया गया। मुत्तू और किच्चू बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक टापू पर पाया। मम्मी पापा, आप समुद्र में बेहोश हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं आपको यहाँ तक खींच कर लाया। पीछे देखिए, कांच के कितने बड़े बड़े पिरामिड हैं। ये पिरामिड तो मिस्र के पिरामिड जितने बड़े लग रहे हैं। टापू पर रंगीन पारदर्शी कांच के 5 बड़े पिरामिड थे। तीनों लोग जब एक पिरामिड के पास गए तो उन्होंने देखा कि पिरामिड में एक दरवाजा लगा हुआ है। तीनों लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मायावी कांच के पिरामिडों में स्वागत है। ये पिरामिड ईमानदार लोगों के लिए एक इनाम है और लालची लोगों के लिए अभिशाप। तुम अपनी जरूरत की मनचाही वस्तु मांग सकते हो। हमें सिर्फ थोड़ा खाना, थोड़ा पानी और एक जहाज चाहिए जी, जिससे हम अपने देश वापस लौट सके। समुद्र किनारे जाओ, वहां तुम्हें जहाज मिल जाएगा। उसी में खाना और पानी भी होगा। पूरब दिशा में चलते जाना, तुम अपने देश पहुंच जाओगे। मुत्तू का परिवार सकुशल जहाज से केरला लौट आया। रोहन ने मुत्तू के घर पर कब्जा कर रखा था। रोहन, मेरे घर से बाहर निकलो। ये मकान और तुम्हारी फैक्ट्री तुम मेरे नाम कर चुके हो। मेरे पास सबूत भी है। निकल जाओ यहाँ से। मुत्तू के परिवार को जान पहचान की एक दुकान में शरण लेनी पड़ी। रोहन ने अपने एक आदमी से कहा, तुम मुत्तू के पीछे साए की तरह रहना और देखना कि ये क्या प्लान बना रहा है। हमें रोहन के खिलाफ केस दायर करना होगा। लेकिन केस लड़ने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हमारी हर चीज पर रोहन ने कब्जा कर लिया है। पापा, हमें पिरामिडों के पास चलना चाहिए और कुछ रुपए मांग लेने चाहिए। मुत्तू जहाज से फिर पिरामिडों के पास पहुंचा। मेरे पड़ोसी ने मेरे घर और फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जी। केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैं रुपए नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सोने का एक हार देता हूँ। इसे बेचकर तुम अपनी जरूरत के लिए पैसे जुटा लोगे। रोहन के आदमी ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत जाकर सब कुछ रोहन को बता दिया। सोना देने वाला पिरामिड, फिर तो मजा ही आ गया। 2 दिन बाद रोहन जहाज से उस टापू पर पहुंच गया जिस पर जादुई पिरामिड थे। वो पिरामिड के अंदर जाकर बोला, मुझे 10 क्विंटल सोना चाहिए। तू बेईमान और लालची है, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। सिर को छोड़कर रोहन का पूरा शरीर सोने का बन गया। वो पत्थर की तरह एक जगह खड़ा रह गया। मुझे माफ कर दो, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह मैं पत्थर की तरह पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। रोहन कई दिनों तक पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन मुत्तू पिरामिड में पहुंचा। मुत्तू सारा मामला समझ गया। रोहन, लगता है तुमने अपने लालच की पूर्ति करने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा शरीर सोने का बन गया। हाँ, मुझे बचा लो मुत्तू। मैं इस तरह अपना जीवन नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर और फैक्ट्री वापस लौटा दूंगा। हाँ। उसकी जरूरत नहीं है। मैं केस जीत गया हूँ और मुझे मेरा घर और फैक्ट्री वापस मिल गया जी। मैं तो यहाँ पिरामिडों को धन्यवाद देने आया था। अब मैं चलता जी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मुत्तू, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा भी परिवार है। तब मुत्तू ने पिरामिड से कहा, हे पिरामिड, रोहन को माफ कर दो। मुत्तू के कहने पर पिरामिड ने रोहन को माफ किया और रोहन का शरीर पहले जैसा हो गया। रोहन के रिक्वेस्ट करने पर मुत्तू ने रोहन को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी और रोहन एक सामान्य जीवन बिताने लगा।